हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नई वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में विज्ञान के मॉडल पेपर सॉल्यूशन में 2023 का मॉडल पेपर सॉल्यूशन। इसके पहले हम लोगों ने विज्ञान के मॉडल पेपर सॉल्यूशन में 2016 से लेकर के 2022 का मॉडल पेपर सॉल्यूशन पूरा कवर कर लिया है। इसके साथ ही राजन सीरीज को भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने इन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियोस को देख लेंगे और इन सभी क्लास का PDF नोट आप टेलीग्राम चैनल PS0099 क्लासेस यहाँ से जाके फ्री में प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे हम लोग। विज्ञान जो हमारा है ये तृतीय प्रश्न पत्र है। विज्ञान हमारा तृतीय प्रश्न पत्र है जिसके लिए एग्जाम टाइम में आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। टोटल पूर्णांक 25 को देखने को मिलता है, जिनमें से कम 12 लाने अनिवार्य होते हैं और आप 25 में 25 भी ला सकते हैं। प्रश्न नंबर पहला हमारा शुरू होगा बहुविकल्पीय प्रश्नों से, जिसमें प्रश्न नंबर 1 से और प्रश्न नंबर 5 तक देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर पहला हमारा है, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। ऑप्शन दिया गया आर्यभट्ट, राकेश शर्मा, भास्कर और सतीश धवन। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे ये बताना है। तो अगर हम भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री देखें तो भारत में आपके हैं राकेश शर्मा। भारत में पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा और विश्व के जो है 138वें अंतरिक्ष यात्री हैं। यानी जो राकेश शर्मा हैं ये भारत के पहले और विश्व के जो है 138वें अंतरिक्ष यात्री हैं। राकेश शर्मा का जन्म जो है ये 13 फरवरी 1949 ईस्वी को पंजाब राज्य के पटियाला में हुआ था। फिर से देखेंगे, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा हैं और विश्व के जो हैं 138वें अंतरिक्ष यात्री हैं। राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब राज्य के पटियाला में हुआ था। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पेट्रोल में होती है। ऑप्शन दिया गया है यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। तो अगर हम पेट्रोल में बात करें तो पेट्रोल में हमारी रासायनिक ऊर्जा होती है। पेट्रोल में रासायनिक ऊर्जा होती है। विश्व में पेट्रोलियम को ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसे काला सोना भी कहा जाता है। तो पेट्रोलियम उत्पाद में जो है इसमें कौन सी ऊर्जा होती है, तो रासायनिक ऊर्जा होती है और इसे काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, रासायनिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बल का एसआई मात्रक है। ऑप्शन देखिए जूल, न्यूटन, अर्ग और मीटर। बल का एसआई मात्रक, तो बल का एसआई मात्रक हमारा न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का एम के एस मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और 1 न्यूटन बराबर आपका होता है 10⁵ डाइन। हमसे इसमें बल का मात्रक पूछा है एसआई, तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। यानी जंतु कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, केवल इनमें से कौन सा पाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, केंद्रक, कोशिका द्रव्य। तो अगर हम बात करें जंतु कोशिका में तो हमारा सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम जो है ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन दिया गया है Na2CO3, बी हमारा है CaCO या होल ट्वाइस, हमारा दिया गया है सी CaCO3, डी CaO। तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र हमारा CaCO3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। धावन सोडा की बात करें, यानी कि इसकी बात करें तो ये हमारा धावन सोडा का सूत्र होता है। Na2CO3 जो होता है ये धावन सोडा का सूत्र होता है। ये हमारा जो है ये बुझे चूने का सूत्र है।
ये हमारा बुझे चूने का सूत्र है। ये हमारा है, ये हमारा है जो है काला चूना का, ये काला चूना का जो है सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र CaCO3। नेक्स्ट हमारा शुरू होता है अतुलघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारा प्रश्न नंबर 6 से है। वयस्क मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? वयस्क मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? तो अगर हम वयस्क मानव शरीर में देखें कुल अस्थियों की संख्या, तो ये 206 होती हैं, जबकि नवजात शिशु में 300 से 305 हड्डियां होती हैं। वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां, जबकि नवजात शिशु में 300 से 305 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर की हड्डियां जो हैं कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम और अन्य खनिजों के संयोग से बना है। जहाँ पर हड्डियां जुड़ी रहती हैं उसे जोड़ कहते हैं। लिगामेंट द्वारा एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ा जाता है, जबकि कांड्रा द्वारा मांसपेशियां जो हैं ये हड्डियों से जुड़ी होती हैं या जोड़ा जाता है। देखिए वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां, तो 206 हड्डियां होती हैं या अस्थियां होती हैं, जबकि नवजात शिशु में 300 से लेकर 305 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर की जो हड्डियां होती हैं वो कैल्शियम, फास्फोरस और सोडियम और अन्य खनिजों के संयोग से बना होता है। जहाँ हड्डियां जुड़ी रहती हैं उनको जोड़ कहते हैं, यानी हड्डियां जहाँ एक दूसरे से जुड़ी होती हैं उसको हम लोग जोड़ कहते हैं। ये जो है लिगामेंट द्वारा एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ा जाता है। तो आपको अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे कि हड्डियों को किसके द्वारा जोड़ा जाता है, तो आपका होगा लिगामेंट, जबकि कंडरा द्वारा जो है मांसपेशियों से हड्डियों को जोड़ा जाता है। जब भी आपसे पूछे कि मांसपेशियों को हड्डियों से किसके द्वारा जोड़ा जाता है, तो कांडरा, और यदि हड्डियों एक हड्डी को दूसरे हड्डी से किसके द्वारा जोड़ा जाता है, तो हमारा लिगामेंट होगा। प्रश्न नंबर 7 है, वसा में घुलनशील किन्हीं दो विटामिन का नाम लिखिए। वसा में घुलनशील किन्हीं दो विटामिन का नाम लिखिए। तो देखिए वसा में अगर हम घुलनशील विटामिन देखें तो इसकी हमारी एक ट्रिक होती है, वो होती है कीड़ा, KEDA, यानी कि विटामिन वसा में जो घुलनशील विटामिन हमारा A है, D है, E है और K है, जिसको हम लोग साइड में देखते हैं ट्रिक के माध्यम से, तो हमारा कीड़ा होता है। बाकी इसके बाद बचा दो B और C। B और C जो है ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन हमारा A, D, E, K, यानी कि हम इसको कीड़ा बोल सकते हैं, जबकि जल में घुलनशील विटामिन हमारा B और C है। विटामिन क्या होता है, तो एक पोषक तत्व जिसकी शरीर को कार्य करने और स्वस्थ रहने के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, उसको हम लोग विटामिन बोलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, टीकाकरण क्या है लिखिए, या टीकाकरण से आप क्या समझते हैं। टीकाकरण क्या होता है, टीकाकरण में क्या होता है कि इसमें जो बीमारी होने के पहले, इसमें किसी बीमारी होने के पहले जो है उसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई, पिलाई या अन्य रूप में दी जाती है उसको टीका कहते हैं। यानी किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई, पिलाई या अन्य रूप में दी जाती है उसको हम लोग टीका कहते हैं, तथा यह प्रक्रिया टीकाकरण कहलाती है। ये प्रक्रिया जो है ये टीकाकरण कहलाती है। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी एवं सबसे सस्ती जो है विधि माना जाता है। किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता जो है के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई जाती है, पिलाई जाती है या अन्य रूप में दी जाती है उसे हम लोग टीका कहते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि कोरोना में जो वैक्सीन लगाई जाती है वो बीमारी के पहले लगाई जाती है, यानी बीमारी आपको होता नहीं है उसके पहले आपको लगा दिया जाता है उसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण जो है यह सर्वाधिक प्रभावी एवं सबसे सस्ती विधि मानी जाती है। प्रश्न नंबर 9 है, किन्हीं दो कीटभक्षी पौधे का नाम लिखिए। किन्हीं दो कीटभक्षी पौधे का नाम लिखिए। देखिए कीटभक्षी पौधे आपके होते हैं, कीटभक्षी पौधे क्या करते हैं, नाइट्रोजन की कमी वाले मिट्टी में उगते हैं,
कीट भक्षी पौधा जो होते हैं इनमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। वे विभिन्न कीड़ों से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पिचर प्लांट, कोबरा लिली, वीनस फ्लाई, नेफेंथीज, ये सभी जो होते हैं, घटपर्णी, इन सभी को हम लोग बोलते हैं कीट भक्षी पौधा। ये नाइट्रोजन की कमी से जीवों का भक्षण करते हैं। कीट भक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं। वे विभिन्न कीड़ों से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। इसमें आपका आता है पिचर प्लांट, कोबरा लिली, वीनस फ्लाई, ट्रैप, नेफेंथीज, घटपर्णी, ये सभी जो आपके हैं ये कीट भक्षी पौधे के नाम होते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, किसी तत्व के दो समस्थानिक परमाणुओं में किसकी संख्या भिन्न है? किसी तत्व के दो समस्थानिक परमाणुओं में किसकी संख्या भिन्न होती है, यह आपको बताना है। तो देखिए, किसी तत्व के दो समस्थानिक परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। किसकी संख्या? न्यूट्रॉनों की संख्या। किसी तत्व के दो समस्थानिक परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। किसी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या आवर्त सारणी में तत्वों की परमाणु संख्या निर्धारित करती है। किसी तत्व के दो समस्थानिक परमाणुओं में जो है उसमें न्यूट्रॉन संख्या जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। किसी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या आवर्त सारणी में तत्व की परमाणु संख्या निर्धारित करती है। प्रश्न नंबर 11 है, चाल किसे कहते हैं? इसका मात्रक भी लिखिए। चाल किसे कहते हैं? इसका मात्रक भी लिखिए। तो किसी वस्तु की चाल उसकी स्थिति में परिवर्तन का परिणाम है। किसी वस्तु की चाल उसकी स्थिति में परिवर्तन का परिणाम है। चाल एक जो है अदिश राशि है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा होता है। सीरियस पद्धति जो है में चाल का मात्रक सेंटीमीटर बटे सेकंड होता है। चाल क्या होता है? तो किसी वस्तु की चाल जो होती है उसकी स्थिति के परिवर्तन का परिणाम होती है। चाल एक अदिश राशि है। चाल बराबर आपका होता है दूरी बटा समय। चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा होता है। सीरियस पद्धति में चाल का मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट हमारा शुरू होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 12 से। मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? उनके नाम एवं कार्यों को संक्षेप में समझाइए। मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? उनके नाम एवं कार्यों को संक्षेप में समझाइए। तो अगर हम मनुष्य के मुंह में दांत की बात करें, मनुष्य के मुख में तो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जिसमें से पहला आपका होता है कृंतक, दूसरा रदनक, फिर आपका अग्रचवर्णक और चवर्णक। ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य के मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रवर्णक और चवर्णक। अग्रचवर्णक और चवर्णक, ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अब इसमें थोड़ा डिटेल लेंगे तो कृंतक क्या होता है? कृंतक सबसे जो है आगे के दांत होते हैं। जो कृंतक दांत होते हैं ये सबसे आगे के दांत होते हैं, जो काटने का कार्य करते हैं। जो काटने का कार्य करते हैं। ये जो है 6 माह की उम्र से निकलते हैं। यह जो है ये 6 माह की उम्र से निकलते हैं। रदनक होता है तो रदनक का कार्य भोजन को चीरने एवं फाड़ने में होता है। प्रत्येक जबड़े में 2-2 दांत होते हैं। रदनक दांत जो हैं ये 16 से 20 महीने की उम्र में निकलते हैं। रदनक का कार्य क्या होता है? भोजन को चीरने और फाड़ने में इनका कार्य होता है। प्रत्येक जबड़े में जो है 2-2 दांत होते हैं। रदनक दांत कब निकलते हैं? तो 16 से 20 महीने की उम्र में निकलते हैं। फिर हमारा है तीसरा है अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक जो होता है ये भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। प्रत्येक जबड़े में जो है 4-4 हो गए, यहाँ 44 नहीं होगा, 4-4 दांत होते हैं। अग्रचवर्णक दांत जो है ये 10 से 11 वर्ष की उम्र में जो है पूर्ण विकसित होते हैं।
पूर्ण विकसित होते हैं। फिर हमारा है चवड़क, तो ये दांत भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 6 होगा, प्रत्येक जबड़े में 6 दांत पाए जाते हैं। चवड़क दांत जो होते हैं ये 12 से 15 माह की उम्र में निकलते हैं। 12 से 15 माह की उम्र में निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, फसल चक्रण से क्या अभिप्राय है? फसल चक्रण से क्या अभिप्राय होता है? तो देखिए, एक ही क्षेत्र के एक ही खेत में अलग अलग फसलों को एक निश्चित क्रम में एक साथ एक एक करके फसल उगाना फसल चक्रण कहलाता है। एक ही क्षेत्र के एक ही खेत में अलग अलग फसलों को एक निश्चित क्रम में एक एक करके उगाना जो है ये फसल चक्रण कहलाता है। फसल चक्र से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और इसमें सुधार भी किए जा सकते हैं। फसल चक्रण मिट्टी को जो है खरपतवारों, कीटों और बीमारियों से नियंत्रित करता है। एक ही क्षेत्र के एक ही खेत में अलग अलग फसलों को एक निश्चित क्रम में एक एक करके फसल उगाना जो है ये फसल चक्र कहलाता है या चक्रण कहलाता है। फसल चक्र से मिट्टी की उर्वरता जो है ये बनी रहती है और उसमें सुधार भी कर सकते हैं। फसल चक्रण मिट्टी को खरपतवारों, कीटों और बीमारियों से नियंत्रित करता है। बीमारियों से नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऊर्जा किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ऊर्जा किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो देखिए, ऊर्जा पहले हम लोग किसे कहते हैं इसको देखेंगे। किसी वस्तु में उसका विशेष स्थिति किसी वस्तु में उसका विशेष स्थिति या गति कारण कार्य करने की क्षमता पाई जाती है। वस्तु द्वारा कार्य करने की कुल क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा किसे कहते हैं? तो वस्तु द्वारा कार्य करने की कुल क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और ऊर्जा का मात्रक हमारा जूल होता है। वस्तु द्वारा कार्य करने की कुल क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा का मात्रक हमारा जूल होता है। अब आगे देखते हैं विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का संक्षिप्त जो है विवरण। तो देखिए, ऊर्जा के प्रकार में आपका आता है ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, फिर आपका है आंतरिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो ये आपके हो गए इतने सब ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा के प्रकार में पहला ध्वनि ऊर्जा, फिर दूसरा रासायनिक ऊर्जा, तीसरा प्रकाश ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। ये इतने प्रकार के जो हैं ऊर्जा के प्रकार होते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है? तो देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के ऊर्जा गृह के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यह सेलुलर श्वसन के माध्यम से भोजन से ऊर्जा निकालने के लिए जिम्मेदार है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यह सेलुलर श्वसन के माध्यम से भोजन से ऊर्जा निकालने के लिए जिम्मेदार है। ऊर्जा एटीपी के रूप में जारी होती है। कोशिका की ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया है। एटीपी का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ऊर्जा गृह के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो है इस सेलुलर श्वसन के माध्यम से भोजन से ऊर्जा निकालने के लिए जिम्मेदार है। ये जो ऊर्जा होती है ये एटीपी के रूप में जारी होती है। कोशिका की ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया होती है। एटीपी का पूरा नाम हमारा है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये है एटीपी का पूरा नाम। आगे देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकारक एंजाइम होते हैं जो भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं। मानव या जंतु शरीर में जितनी कोशिकाएं होती हैं उससे 3 या 4 गुना पावर जो है हाउस होते हैं। यानी जितनी कोशिकाएं होती हैं
उससे 3 या 4 गुना उसमें पावर हाउस होते हैं। किसी भी समय कोशिकाओं के लगभग 250 मिलीग्राम एटीपी होता है। यह लगभग 4.2 वाट दर्शाता है। हर दिन एक स्वस्थ व्यक्ति जो है 1200 वाट का जो है उत्पादन करता है। 1200 वाट का उत्पादन करता है। प्रश्न नंबर 16 है, धातुओं की किन्हीं 4 विशेषताओं को बताइए। धातुओं की किन्हीं 4 विशेषताओं को बताइए। तो धातुओं की 4 विशेषताएं, चलिए देखते हैं। धातु की 4 विशेषताओं के पारस्परिक बाह्य गुणों के आधार पर दी जाती है। धातुएं समानता चमकीली, प्रास्त आघात आघात वर्धनीय और सुदृढ़ होती हैं। धातु उष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। धातु की चमक, तो धातुओं में चमक उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण उपस्थित होता है। कि धातुओं की 4 विशेषताओं के पारस्परिक बाह्य गुणों के आधार पर दी जाती है। धातुएं सामान्यतः चमकीली, प्रशस्त, आघातवर्धनीय और सुदृढ़ होती हैं। धातु उष्मा और विद्युत के जो है ये अच्छे चालक होते हैं। पहला देखते हैं धातुओं की चमक। तो धातुओं में चमक उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जो है उपस्थित होता है या अवस्थित होता है। फिर हमारा है प्रस्थ गुण, यांत्रिक में प्रशस्तता पदार्थ के गुण को जो है कहते हैं, जिसके कारण उस पर बाह्य बल लगाने पर उसमें विकृत आती है। सबसे प्रतिष्ठित धातु जो है ये हमारा स्टील होता है। फिर हमारा है आघात वर्धनीयता। तो वस्तुओं का ऐसा गुण जो हथौड़ों से पीटने पर चादर के रूप में फैलती है, जैसे सोना, लोहा, एल्यूमिनियम और तांबा। धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक। तो धातुओं के गलनांक जो है, धातुओं के गलनांक एक क्वथनांक जो है उच्च होते हैं एवं क्वथनांक जो है उच्च होते हैं। धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। प्रश्न नंबर 17 हमारा दिया गया है, ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को समझाइए। ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को समझाइए। तो देखते हैं ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव। ध्वनि प्रदूषण के द्वारा मानव चिड़चिड़ापन एवं आक्रामकता के अतिरिक्त उच्च रक्तचाप, तनाव, कर्द श्रवण शक्ति आदि हानिकारक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ध्वनि प्रदूषण के द्वारा जो है मानव में चिड़चिड़ापन, आक्रामकता, इसके अतिरिक्त जो है उच्च रक्तचाप, तनाव, कर्द श्रवण शक्ति और हानिकारक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जिसमें पहला आपका है ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण तीव्र ध्वनि या शोर या कोलाहल है। तीव्र ध्वनि कानों को जो है अप्रिय लगती हैं, मानव के वार्तालाप व व्यवहार में बाधा डालती हैं। व्यवहार में बाधा डालती हैं। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, शौर्य परिवार को सचित्र समझाइए। शौर्य परिवार को सचित्र समझाइए। तो देखते हैं शौर्य परिवार क्या होता है। तो शौर्य परिवार सूर्य, 8 ग्रह, फिर ग्राहिकाएं, उपग्रह तथा उल्काओं के समूह को सौर परिवार कहते हैं। सौर परिवार किसे कहते हैं? तो सूर्य, फिर 8 ग्रह, ग्राहिकाएं, उपग्रह तथा उल्काओं के समूह को सौर परिवार कहते हैं। सौर परिवार का मुखिया जो है, सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? तो सूर्य होता है। यानी सूर्य जो है ये सौर परिवार का मुखिया होता है। अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार हमारे सौर मंडल में कुल जो है 8 ग्रह, जिनमें से हमारे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं। इसके अतिरिक्त 3 बौने ग्रह, जिसका नाम है सीरीज, प्लूटो और एरिस। सीरीज, प्लूटो और एरिस। चलते हैं इसका सचित्र वर्णन देखते हैं। तो ये हमारा है इसका सचित्र वर्णन। ये हमारा सचित्र वर्णन है। ये हमारा हो जाएगा बुध ग्रह, फिर ये हमारा शुक्र है, मंगल, फिर उसके बाद में ये हमारी पृथ्वी है, ये है बृहस्पति, नेपच्यून, ये शनि और ये यूरेनस। ये है टोटल 8 ग्रहों और इनका सचित्र वर्णन। यानी कि एक छल्ले में एक ग्रह हमारा उपस्थित है। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप इस क्लास का PDF नोट टेलीग्राम चैनल PH0099 क्लासेस वहाँ से जाके प्राप्त कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।